पटेल इन दिनों सरकार से नाराज चल रहे हैं। इस नाराजगी की वजह 3 अरब रुपए के एक विमान खरीद का सौदा है। ये सौदा वायुसेना ने किया है। पटेल की शिकायत है कि इस सौदे के टेंडर प्रक्रिया में पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को बाहर रखा गया, जबकि HAL में इस सौदे को पूरा करने की पूरी क्षमता थी। पटेल ने अपनी नाराजगी जताते हुए रक्षा मंत्री AK एंटनी को एक पत्र लिखा है। पटेल ने एंटनी को खत लिखकर पूछा है कि विमान खरीद में वायुसेना ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को क्यों बाहर रखा। सूत्रों की माने तो HAL जैसी कंपनियों पर पहले से ही काम का बोझ काफी ज्यादा होने की वजह से ऐसा फैसला लिया गया। सरकार इस सेक्टर में निजी कंपनियों को भी मौका देना चाहती है। इस सौदे के तहत सरकार विदेशी कंपनी से 16 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है। शर्त के तहत इस कंपनी को भारत की निजी कंपनी के साथ मिलकर 40% एयरक्राफ्ट का निर्माण करना होगा। लेकिन इस मामले में बीजेपी का कहना है कि अगर भारतीय कंपनियां इस काम में सक्षम हैं, तो उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों कांग्रेस हर काम के लिए विदेशी कंपनियों को ही चुनती है? देखिए, पहली बात तो एयरफोर्स में जो डील हुई है एयरक्राफ्ट खरीदने की, या उससे पहले सिविल एविएशन में जो डील हुई है एयरक्राफ्ट खरीदने की, उसमें बहुत से नियमों को ताक पर रख करके उसका उल्लंघन हुआ है। ये बार बार बात आती रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर प्रफुल्ल पटेल जी खुद कह रहे हैं, जो पहले खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो अपने आप में ये बात गंभीर है। मुरादाबाद से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन ने भी इस बात की वकालत की है कि अगर देशी कंपनियां इन कामों में सक्षम हैं, तो हमें उन्हें मौका देना चाहिए, न कि हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना चाहिए। तो इंडियन कंपनीज को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर इंडियन कंपनी अगर बना सकते हैं, अगर कॉम्पिटेंट है, तो मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम हमारी कंपनी को पहला, इंडियन कंपनी को पहला प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, लास्ट में होता है। तो हम जब कर सकते हैं, हम अगर कोई चीज़ बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मौका देना चाहिए। विमान के इस सौदे को लेकर सरकार की मंशा पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है कि आखिरकार क्यों सरकार भारतीय कंपनियों से ज्यादा विश्वास विदेशी कंपनियों पर करती है, जबकि देशी कंपनियां वो सारे काम करने में सक्षम है जिनके लिए विदेशी कंपनियों को चुना जाता है। या फिर घोटालों से घिरी सरकार इन डीलों में भी अपना कोई निजी स्वार्थ साधने में लगी हुई है। सुदर्शन न्यूज के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। जब ये प्रश्न सरकार का एक बड़ा मंत्री उठा रहा हो, तो सवाल बहुत गंभीर हो जाता है। वैसे एक मंशा जताने के दौरान नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और NDA के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कि वो भारत के डिफेंस सेक्टर को दुनिया में सबसे आगे देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि भारतीय हथियारों का इस्तेमाल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी हो रहा हो और उनको, भारतीय कंपनियों को बिडिंग के लिए बुलाया जा रहा हो। इसके ठीक उलट जब इस प्रकार की बातें सामने आती हैं, तो चर्चा स्वाभाविक है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर RS अहलुवालिया साहब यहाँ स्टूडियो में। अहलुवालिया साहब, स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ था राजीव बब्बर, नेता BJP, इस वक्त सीधा जुड़े हुए। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। और इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब। हम उनसे भी बातचीत करके इस सारे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अहलुवालिया साहब, जो सारा विषय सामने आया है, इस पर एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपकी सबसे पहली टिप्पणी क्या है? देखिए, पहली बात हमें क्लियर होना चाहिए कि हम चाहते क्या है। क्या हम HAL में पैसा और देना चाहते हैं, या हम देश को एक मजबूत वायुसेना देना चाहते हैं? अभी HAL जो काम कर रहा है वायुसेना के लिए, वायुसेना इससे भलीभांत जानती है कि वो क्या काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या काम चल रहा है, जो बाकी नागरिक शायद नहीं जानते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर वायुसेना के लिए केवल एकमात्र कंपनी है HAL, जो पूरे एयरक्राफ्ट का कामकाज करती है जी। और ये अकेली कंपनी एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट से लेके सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट गिने जाते हैं, उनके ऊपर काम कर रही है फिलहाल। राइट। हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, UAVs, सब पे काम हो रहा है HAL के अंदर। अगर मैं आपको सिर्फ
फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊं तो मिग 29 का काम इनको दिया गया है 2007 में, इनको अपग्रेड करके मिग 29 अपग्रेड बनाना है। सुखोई 30 मार्क 1 को अपग्रेड करके एचएएल में 40 एयरक्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा है। मिराज 2000 जिसका हमारे फ्रांस के साथ टाई अप है, उसका अपग्रेड टू मार्क 5 50 एयरक्राफ्ट एचएएल के अंदर हैं। तो एचएएल के अंदर वायुसेना के लिए सिर्फ अगर मैं आपको फाइटर्स का बता रहा हूं तो इतना ज्यादा काम है कि इनका प्रोग्राम काफी पीछे चल रहा है। इन अपग्रेड के अलावा जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, बीटीए जिसको कहते हैं, उस पे काम चल रहा है और ये काम जो है 14 साल शेड्यूल से पीछे चल रहा है। इसी कारण वायुसेना ने अभी स्विस एयरक्राफ्ट प्राइमस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल दिया है जी। अगर हम इसकी कॉस्ट के ऊपर चलें तो अनुमान लगाया गया है कि जो अभी हमें एयरक्राफ्ट की कॉस्ट पड़ रही है 2011 के हिसाब से भी इस एयरक्राफ्ट की कॉस्ट तकरीबन 62% ज्यादा पड़ेगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एचएएल के पास इस समय एडिशनल वर्कलोड लेने के लिए क्षमता नहीं है और वायुसेना ये अच्छी तरह से जानती है। जो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जा रहा है एवरो 48, ये 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। हमें इसकी बदली जल्दी चाहिए, नहीं तो वायुसेना की काम करने की क्षमता जो है उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। जी जी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एचएएल के अलावा पहली बात तो कोई दूसरी पब्लिक सेक्टर यूनिट कॉम्पिटेंट ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है या बनाती ही नहीं है, ही नहीं। और एचएएल के साथ वैसे ही बहुत भारी समस्याएं हैं, वो इस प्रकार की बोली लगाने में या इस प्रकार की कंपटीशन में उतरने के लायक ही नहीं है। और इस बात को जज किया भारतीय वायुसेना ने और 12,000 करोड़ का जो ये सौदा था उसमें इसको बुलाया नहीं। आप बिल्कुल ठीक ही कहना चाह रहे हैं अहलुवालिया साहब? बिल्कुल ठीक है। इसमें एक बात और है, जो एचएएल का काम करने का तरीका है इसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी जब हम जो फॉरेन कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। प्लीज इसको समझने की जरूरत है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं गया है, सिर्फ टेंडर फ्लोट किए गए हैं 56 एयरक्राफ्ट के लिए। इसमें से जो भी विदेशी कंपनी टाई अप करती है उनको एक इंडियन कंपनी के साथ, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा और प्रोडक्शन 56 में से 40 एयरक्राफ्ट की भारत के अंदर होगी। जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी हमारे देश में, ना कि मैन्युफैक्चर के लिए केवल, उसके बाद मेंटेनेंस। ये पहली बार होगा कि एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस मैन्युफैक्चर से डिपो तक ये कंपनी करेगी लाइफ टाइम के लिए। इसके साथ अगर आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी भारतवर्ष में आएगी, जो हमारा सेटअप होगा, जो एचएएल को कंपटीशन मिलेगा, उससे देश में बहुत ज्यादा उन्नति आएगी। ठीक है, मतलब आईएफ ने बिल्कुल सही रास्ता चुना है आपके हिसाब से, और ज्यादा उनके पास विकल्प थे भी नहीं अहलुवालिया साहब। बिल्कुल ठीक है। अब इस बात को आप क्यों मुद्दा बना रहे हैं? चलिए, प्रफुल्ल पटेल ने इसको बनाया है, उनको उनकी बात की, उनकी शिकायत की जांच कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री और उसको जवाब दिया जाएगा। AK एंटनी ने कहा है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को। बात यह है कि ये फ्लोट किया गया था May 9 को टेंडर फ्लोट होने से पहले भी सबको जानकारी थी कि वायुसेना एवरो एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट की ढूंढ में है। तो ये मुद्दा 5 महीने बाद क्यों खड़ा किया गया है? बिल्कुल। राजीव बब्बर साहब, क्या उत्तर है आपका? जी, राजीव बब्बर साहब, आप बीजेपी को प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे पता है बीजेपी ने सिर्फ प्रफुल्ल पटेल की हां में हां मिलाई है, लेकिन चूंकि आप प्रिंसिपल अपोजिशन है और हां में हां मिलाने के बाद आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ये बताएं कि गलत क्या हुआ इसमें। देखिए, ऐसा है कि इसमें जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं उससे इस सरकार का बेसिक कैरेक्टर समझने की जरूरत है। ये तो इस मामले में 2 मंत्री डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सामने आए हैं, सामने दिखे हैं। लेकिन जैसे किसी अस्त्र घोड़े आए और कोई भी घोड़ा कहीं भी घूम रहा हो और मालिक को पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, इस सरकार में सभी मामलों में सभी मंत्री ये कर रहे हैं। तो ये तो जो पॉइंट खड़ा किया है AK एंथनी साहब के लिए प्रफुल्ल साहब ने, वो इन्हीं के मंत्री हैं और उन्होंने मुद्दा खड़ा किया है कि इन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों किया। इसमें एक तो बेसिक मुद्दा है, जैसे हमारे अभी रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे
कि हमारी जो कंपनी है वो कैपेबल नहीं है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के, तो भी क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, जानबूझ के हमारी कंपनियों को क्यों रोका गया टेंडर में पार्टिसिपेट करने के? क्योंकि टेंडर में पार्टिसिपेशन एक चीज है और टेंडर का एलोकेशन होना दूसरी चीज है। बिल्कुल ठीक। डेफिनेटली अगर कोई कंपनी टेक्निकल चीजों को नहीं कंप्लीट करेगी तो उसको टेंडर नहीं मिलने वाला, उसको ऑर्डर नहीं मिलने वाला। तो उसमें से नोइंगली ये करने से आज जो सरकार जिस तरीके की इमेज को लेके लोगों के बीच में है, उस पे सरकार पे और शक होता है कि ऐसा क्यों किया गया। इन्होंने अपना व्यू पॉइंट बताया, टेक्निकल बताया, हमारी कंपनी कैपेबल ही नहीं है, ये भी बात चेक करने की और इनकी बात को भी समझने की जरूरत है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या थी? अगर हमारी कंपनी नहीं कैपेबल है तो उनको टेंडर नहीं मिलता। लेकिन एक सेंटीमेंट जो है देश का वो खराब किया गया। हमारी कंपनीज को, हिंदुस्तानी कंपनियों को हिंदुस्तान के टेंडर में पार्टिसिपेशन करने से आपने रोका। उससे जो हमारी इंटरनेशनल इमेज पे फर्क पड़ता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये इसमें ज्यादा गहरा मुद्दा है। और दूसरा क्या है कि जिस तरह मैंने आपको कहा, जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जहां कोऑर्डिनेशन नाम का चीज नहीं है, जो बहुत मेहनत करके ऑर्डिनेंस बनाया जाता है वो युवराज फाड़ देता है। और इस तरीके का जो नाटक जो है पिछले 5 साल से यूपीए 2 का 4.5 साल से पूरा देश देख रहा है, मुझे तो लगता है ये नाटक में से एक और नाटक है, एक दृश्य है उस नाटक का जो प्रफुल्ल पटेल और एक ए.के. एंथोनी के बीच में अब हो रहा है। अहलुवालिया साहब, बात सरकार के अंदर से उठ खड़ी हुई है, बात एक मिनिस्टर उठा रहे हैं और बात सिर्फ इतनी है कि आपने मौका क्यों नहीं दिया। ठीक है, वो इन ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दिए जाते एक विषय है, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए था अहलुवालिया साहब। मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट फ्लोट कर रहे हैं, आप उसमें ले डाउन कीजिए आपको चाहिए क्या क्या। अगर एचएआई पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसको मीट कर सकती है, आपको पता है उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो जो एचएएल है वो भी सरकार के नीचे आता है। बिल्कुल, सरकार को भली भांति पता है उनकी कैपेबिलिटी क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर ठीक नहीं है उनको रिजेक्ट कर दीजिए। एज फार एज मौका मिलना चाहिए था ना, आप मौका दिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पर जो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो ये बात नहीं है कि फॉरेन कंपनी के पास जा रहा है। जब हम फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो उसके साथ इंडियन प्रोडक्शन एजेंसी IPA ये दिया गया है और ये इंडियन कंपनी ही करेगी इंडिया में। सिर्फ फर्क ये है कि ये इंडियन कंपनी प्राइवेट सेक्टर की होगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की नहीं है। यही मूल सिर्फ सवाल ये फर्क है, यही मूल सवाल। अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दोनों इंडियन है, पैसा दोनों में ही जाएगा। नहीं। अगर आप एचएएल को भी बिड करने देते हो कोई हर्ज नहीं है, उनको बिड करने दो, जब उनका कैपेबिलिटी आ जाएगी। और ठीक है, आपने एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा कर दिया है। एक तो सवाल बब्बर साहब ने जो खड़ा किया वो देश के सामने बहुत पहले से खड़ा है। अभी आपने एक सवाल ये खड़ा कर दिया है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट डिफेंस सेक्टर की जो काम में आ सकती है वो सिर्फ एचएएल है और वो भी इसके लिए कैपेबल नहीं है, तो क्यों नहीं है? अब सवाल इसका खड़ा हो गया और इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है, और ये जाने के इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बड़ा सवाल अब ये खड़ा नहीं हो गया है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं भारत की, जो सरकारी कंपनियां हैं, वो कैपेबल नहीं है, वो सक्षम नहीं है, और ये बात स्वीकार कर ली है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने और भारत की सेनाओं ने, वायुसेना हो, रक्षा थल सेना हो या फिर नौसेना हो, क्या कैपेबल नहीं है? इस सवाल का उत्तर क्या है आपके पास? जैसे मैंने पहले कहा था, हम चाहते क्या है, हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। PSUs क्यों बनाए गए थे? ये इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए थे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर देश में था ही नहीं। आज ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उनके पास धन भी है, उनके पास जानकारी भी है, उनके पास अवेयरनेस भी है कि वो कैसे कर सकते हैं। हम क्यों ना और कंपटीशन देश के अंदर लाएं जिसके साथ प्राइवेट सेक्टर भी बढ़े और पब्लिक सेक्टर भी बढ़े। पब्लिक सेक्टर आज मोनोपोली में है, उनके पास कोई कंपटीशन नहीं है। अगर वायुसेना उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो अड़ गई है, उधर कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके पास एक और देश में कंपनी बन जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, अगर वो अच्छा काम कर सकती है तो क्यों ना करें। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो कोई भी सरकारी गवर्नमेंट प्रोडक्शन में नहीं जा रही है। आप यूएस की इंडस्ट्री देख लें, फ्रांस की देख लें, इटली की देख लें, स्विट्जरलैंड की देख लें, जहां भी है प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काबिलियत ज्यादा है,
मैन्युफैक्चर करने के लिए वो ठीक है, प्रॉफिट इसी लॉस पॉइंट ज्यादा पर सवाल देखती पूछते हैं। एक तो सवाल यहां से अपने आप उपजता है कि भारत की कौन सी प्राइवेट सेक्टर यूनिट अच्छा कर रही है इस संदर्भ में, लेकिन पहले इसका उत्तर ले लें राजीव बब्बर साहब से। राजीव बब्बर साहब, सारी बात ठीक है, अभी आपने सारा एनालिसिस सुना, किसी भी देश की पब्लिक सेक्टर यूनिट हथियार नहीं बना रही है, बड़े बड़े प्लेन्स नहीं बना रही है, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स नहीं बना रही है, तो इसमें सिर्फ भारत की कंपनी का क्या दोष है? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि क्यों, आपको क्या लगता है, क्यों HAL कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो इन्होंने बात कही कि HAL कैपेबल नहीं है, इससे ये चीज तो समझ में आ रही है कि सरकार ने जो HAL को कैपेबल करने के लिए जो भी एफर्ट करने थे पिछले 10 सालों में नहीं किए, वो एक कारण है। लेकिन मैं फिर आपको इस पे एक बेसिक मुद्दे पे ले जाना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के, जिनको हमने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक अपना विजन दिया कि वो भारत के डिफेंस को और भारत की डिफेंस कंपनियों को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि हम शस्त्रों का एक्सपोर्ट भी कर सके। बिल्कुल, विजन उन्होंने क्रिएट किया। हाँ, इसमें बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो कहीं किसी देश में ओलंपिक होता है तो 2-3 साल पहले हर जगह पे ब्रांडिंग, उसका नाम, पोस्टर, स्टिकर से एक माहौल क्रिएट होता है और उसके बाद वो खेल होता है। मेरा इसमें जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि हमारी जो कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे शस्त्र बना सकती हैं, उनको इस टेंडर में रोकने से सरकार ने एक मैसेज दिया है, जिससे कि हमारी पब्लिक सेक्टर आता हूं मैं, कुछ तकनीकी वजह है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, कुछ क्षणों में वापस आ रहा हूं राजीव बब्बर साहब, लेकिन आपने अपना पॉइंट रखा है। वेलुवाले साहब, एक बात इसी हम बार बार बोल रहे हैं कि इनमें क्षमता नहीं है। मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। मैं कहूंगा जो इनकी कैपेसिटी है वो फुली यूटिलाइज हो रही है। कैपेबिलिटी की बात नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। इनकी जो भी कैपेसिटी है वो इस टाइम पे पूरी फुल है। अगर हम इनको और काम देना चाहते हैं तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। और जो पब्लिक सरकारी काम करने में समय लगता है, हम भली भांति जानते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के काम करने से कई गुना ज्यादा होता है। अब कारों के मैन्युफैक्चर में देख ले कितना अंतर आया है जब का प्राइवेट सेक्टर ने कार मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है। उसी तरह से, और बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में क्षमता हो हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए। ये जो एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सिर्फ 56 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री सेटअप नहीं करेगी। ये मांग आपके पास आएगी ही आएगी कि हमें ये परमिशन दी जाए। कैसे कर रही है कि हम, है जी, बाहर की कंपनियां कैसे करती हैं? बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान की कंपनी के साथ टाइप करेंगे, वो अकेले नहीं कर सकती हैं। और ये 56 एयरक्राफ्ट में से 40 एयरक्राफ्ट भारतवर्ष के अंदर बनने हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आनी है। तो जो भी प्राइवेट, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है $2 बिलियन का है, तो उसमें प्राइवेट कंपनी को 200 से 250 मिलियन डॉलर लगाने पड़ेंगे। अगर इतना कैपिटल कोई प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो वो केवल 56 एयरक्राफ्ट के लिए कभी नहीं कर सकती है। या तो ऑर्डर अप करें, कम से कम मेरे नॉलेज के अनुसार कम से कम 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर चाहिए। अगर वायुसेना को सिर्फ 56 एयरक्राफ्ट चाहिए तो जो बाकी के एयरक्राफ्ट हैं हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। तो जो बीजेपी कह रही है वो क्षमता देश में आएगी जब हम ऐसी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर को सेटअप करने देंगे। हो सकता है अभी एक प्राइवेट सेक्टर में कंपनी आए, जब वो सेटअप होगी 2-4 और भी आ जाएंगे, तो जो अगले एयरक्राफ्ट हैं, अगले टैंक हैं, अगले लाइट एयरक्राफ्ट हैं, उनमें और कंपटीशन आएगा और हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा इस फील्ड में। और जो मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि आपकी प्राइवेट कंपनियां इस लेवल पर आए, जैसे कि स्विस कंपनी है, जैसे ब्राजीलियन कंपनी है, फ्रेंच हैं, अमेरिकन हैं, लेकिन अभी उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। आप मानते हैं अहलुवालिया साहब? प्रोत्साहन है ही नहीं उनके पास। ये प्राइवेट सेक्टर को तो हमने आने ही नहीं दिया डिफेंस में। और ये सारी पार्टियां कह रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस में आना बहुत जरूरी है, आवश्यक सरकार कर सकती है। और हमने एनडीए के राज में करके दिखाया।
तो मतलब बब्बर साहब आपको लगता है कि यहां पर सरकार में खामी है? आप कहें रोड कनेक्टिविटी, हाँ सरकार का तो मतलब खामियों का तो क्या करना, आप किसी से पूछें आज, लिस्ट बनाते जाएं और आप लिस्ट को लंबी करते जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है संवेदना हो गई, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई और शर्म खत्म हो गई सरकार में। तो जब सरकार को जनता के प्रति उत्तर बचा ही नहीं, तो उनको तो ये सब मामले बहुत आराम से, वो तो आराम से कह देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये हम नहीं कर पाए, आगे हम कुछ करेंगे। तो आपके पास क्या आधार पर, इस विजन के अलावा आपके पास इस देश के अंदर जितनी कनेक्टिविटी और जितना मॉडर्नाइजेशन तब हुआ, तब टेलीकॉम पॉलिसी, उसके बाद रिवर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एरोप्लेन कनेक्टिविटी, हर जगह पे जो एक रिवोल्यूशन का काम हमने किया, वो इस क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारी सरकार आने के बाद कैसे वो रिवोल्यूशन का काम कैसे आप प्राइवेट फर्म्स को कैसे एनकरेज करेंगे, बताइए। विशेषज्ञ बोल रहे हैं उस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को भी कैसे बैलेंस बनाना है और कैसे उनको जोड़ना है, वो भी हम करके दिखाएंगे। कैसे बब्बर साहब, कैसे, ये बताया नहीं आपने, क्या अलग तरीका होगा आपका? देखिए मैं यही तो कह रहा हूं कि हमने परफॉर्म किया है, हमने जब हमारी सरकार आई हमने परफॉर्म किया। रोड के मामले में हम रिवोल्यूशन लाए, टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में वाजपेयी जी लाए, उन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला किया, जगह जगह मोबाइल पहुंचा। ऐसे ही डिफेंस के क्षेत्र में हम कंपटीशन भी लाएंगे, अपनी पीएसयूज को भी कैपेबल बनाएंगे और एक कंपटीशन क्रिएट करके जो मोदी जी का सपना है, जहां डिफेंस के इक्विपमेंट इस देश से एक्सपोर्ट भी होने लगेंगे, वो भी हम करके दिखाएंगे। अहलुवालिया साहब, आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान सेटअप में संभव है? बिल्कुल संभव है। भारतवर्ष में किसी चीज की कमी नहीं है, कोई भी चीज जो हम करना चाहें हम भली भांति कर सकते हैं और बाकियों से अच्छा कर सकते हैं। ये बात हमें, हमारी सरकार को मैसेज जाना चाहिए और डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी साहब को इस बात को नोटिस में लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। हमारी पूरी सरकार को इस बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, कि अगर आपको किसी प्राइवेट फर्म की टेक्नोलॉजी लेनी है तो वो भारत में क्यों नहीं है, वो भारत के अंदर क्यों नहीं चीजें बन रही हैं। इस बारे में बहुत गहरे विचार विमर्श की जरूरत है। और आज आप स्टूडियो में आए अहलुवालिया साहब, बड़ी विस्तार में आपने सब चीज पर रोशनी डाली और टेक्निकल चीजें भी हमें समझाई। बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत धन्यवाद राजीव बब्बर साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल सरकार के अंदर से खड़े हुए हैं, इसलिए ये उत्तर सरकार को ढूंढना होगा और बहुत जल्दी ढूंढना होगा, अन्यथा उनकी मुसीबतें, उनकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। जय